स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आज आप लोगों को अभिक्रिया के हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था रासायनिक बल गतिकी में, उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सक्रियण ऊर्जा का मान कैलकुलेट किया जाता है आर्हेनियस समीकरण से। तो वो टॉपिक खत्म कर लिया था हम लोगों ने, उस पर क्वेश्चन भी काफी कर लिए थे। कई तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे, उसमें से कई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक के थे। ज्यादातर जो क्वेश्चन मैंने कराए थे वो एनसीईआरटी बुक के ही थे। यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन भी कराया था, ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। तो सक्रियण ऊर्जा मैंने आपको समझाया था कि सक्रियण ऊर्जा जो है अभिकारी अणुओं को दी गई वो न्यूनतम ऊर्जा है जिसे प्राप्त करके अभिकारी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक हो जाती है। देहली ऊर्जा के बराबर अगर ऊर्जा हो जाएगी तो अभिकारक के वो अणु एक्टिव कोलिजन करेंगे, सक्रिय टक्कर करेंगे, मतलब जो उनके बीच कोलिजन होगा है ना, वो इफेक्टिव कोलिजन होगा, प्रभावी टक्कर होगी। और उससे आपका जब प्रभावी टक्कर होती है तो उससे उन टक्करों से उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये मैंने आपको समझाया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो सक्रियण ऊर्जा का मान है उसको कैलकुलेट करने के लिए आर्हेनियस ने वेग स्थिरांक का मान दिया, जिसका मान था k बराबर कैपिटल A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पे k वेग स्थिरांक है, कैपिटल A फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आवृत्ति को प्रदर्शित करता है, E एक्सपोनेंशियल फैक्टर है स्मॉल e, और EA को हम कहेंगे सक्रियण ऊर्जा, R गैस नियतांक है, और T जो है कैपिटल T वो परमताप है। इससे हमने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था। मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे जो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो बस इन क्वेश्चंस में समस्या ये होती है कि क्वेश्चंस में सारी वैल्यू दी हुई होती है क्योंकि कई सारे मान हैं, है ना। इसी आर्हेनियस समीकरण का जो विस्तृत रूप हमने समझाया था वो था log बेस 10 K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। तो ये हमने आपको समझाया था, मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार फिर से, है ना। ये क्वेश्चंस कराए थे, इसमें ये देखिए, ये कैलकुलेट करके दिखाया था। log बेस 10 K2 अपॉन K1 EA अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2। और मैं इस ग्राफ की बात कर रहा था। ये ग्राफ बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे हम सक्रियण ऊर्जा का मान निकाल लिए थे। देखिए इन सभी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारी वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं, है ना। कई सारे मान है भाई, देखो एक K1, एक K2, एक EA, 3 यही हो गए, R का मान 4 हो गया, T1 T2 6 वैल्यूज रखनी है आपको। तो 6 में से 5 वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया ही जाएगा। यहाँ पे इस बात को और ध्यान में रखना है कि R की जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो 8.314 जूल पर प्रति केल्विन प्रति मोल, ये मान रखना है। R के बहुत सारे मान होते हैं लेकिन R का मान हमें जूल में पुट करना है। कैलकुलेशन अगर आपने सही किया, क्योंकि सबसे इन क्वेश्चंस में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप कैलकुलेशन कैसे करते हो। कैलकुलेशन पे अगर आपका फुल फोकस है, अगर आपने कैलकुलेशन सही तरीके से किया है तो आपका आंसर आना, करेक्ट आंसर आना बिल्कुल निश्चित है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सारी वैल्यूज रख के सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है। थोड़ा लॉग का टर्म, लॉग के कुछ मान आप याद रखें तो बेहतर है। log 2 का मान, log 3 का मान, log 5 का मान, log 7 का मान, है ना। तो कम से कम 10 तक के नंबर में आपको इन 4 लॉग के इन 4 वैल्यूज का मान अगर याद होगा तो आपको बहुत आसानी होगी कैलकुलेशन करने में। और ये एक चीज इन कैलकुलेशन में अगर आप याद रखेंगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। ये 2.303 इंटू 8.314, इसका जो प्रोडक्ट है
2.303 इंटू 8.314 दोनों कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट तो है ही, और 8.31 आर की वैल्यू है 314। इसका मान जो है 19.15 आता है। डायरेक्ट रख सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो कुछ बड़े बड़े कैलकुलेशन में कुछ चीजें अगर हमको याद हो तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा हमको आसानी हो जाती है उन कैलकुलेशंस को करने में। तो जब भी आप कैलकुलेशन करें तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें कि उसमें क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को अगर हो सके तो अगर आप याद रख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो जाएगी। तो हमने इन सब क्वेश्चंस की बात की थी, ये हमने दूसरा क्वेश्चन लिया था, सब कुछ वैसा ही था, बस सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक, और उसके बाद हमने ये तीसरा क्वेश्चन, सभी एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया था क्योंकि एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चंस में कैलकुलेशन का सेक्शन थोड़ा सा लेंदी होता है, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा करनी होती है, बहुत ज्यादा गुणा भाग करना होता है, बहुत लंबे लंबे वैल्यूज आती हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन ले लिया। आपको फिलहाल इतने टिपिकल वैल्यूज वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको एग्जाम में ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो आसानी से रख करके कैलकुलेट किए जा सके। तो आज फिलहाल अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके सक्रियण ऊर्जा का मान हमने कैलकुलेट कर लिया था, अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, है ना, अभिक्रिया की आणविकता समझा जाए। आणविकता, या इससे पहले एक चीज और समझा दूं मैं, अभिक्रिया की दर पे, अभिक्रिया की दर पर उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक का प्रभाव हमने ये पढ़ा, आपको एक दिन समझाया था मैंने। जनरली आप लोग ये जानते हो कि उत्प्रेरक अगर आ गया तो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया की गति को बढ़ाता ही नहीं है, कभी कभी बढ़ाता है और कभी कभी घटा भी देता है। तो कुल मिला के उत्प्रेरक क्या है? वह पदार्थ जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा, वह पदार्थ जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है, वह पदार्थ जिनकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है, लेकिन जिनका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है, ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। मैं यहां पे परिभाषा लिख देता हूं, चलिए। हालांकि ये जब हम लोग अब इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन, उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा, लेकिन अब यहां टॉपिक आए तो समझ लीजिए। उत्प्रेरक वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन एवं मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है।
ठीक है, आ रही बात समझ में? तो उत्प्रेरक की ये परिभाषा है, इस तरह से उत्प्रेरक को परिभाषित करते हैं। अब ऐसा क्या है उत्प्रेरक में कि बहुत छोटी सी मात्रा ही उसकी अगर यूज करते हैं तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और अभिक्रिया की दर को कभी कभी घटा भी सकता है। ऐसा क्या कर देता है? वास्तविकता ये है कि जब आप उत्प्रेरक प्रयोग करते हो, देखो उत्प्रेरक दोनों काम कर रहा है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता भी है, अभिक्रिया की दर को घटाता भी है। जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं, और जो उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि अभिक्रिया की दर बढ़ गई उत्प्रेरक का इस्तेमाल करने पर? ऐसा क्या कर दिया उत्प्रेरक ने? उत्प्रेरक ने एक काम किया। उत्प्रेरक ने अभिक्रिया में अभिकारकों की जो सक्रियण ऊर्जा थी उसको घटा देता है। अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को घटा देता है, मतलब जो एनर्जी बैरियर ऊपर था वो नीचे आ जाता है। और अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया आपने तो ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देता है। ठीक? उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है। ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ बना लेते हैं। मान लीजिए बिना उत्प्रेरक के ये एनर्जी बैरियर है, यहां पे अभिकारक है और यहां पे उत्पाद है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये अभिकारकों के लिए, ये उत्पाद के लिए। तो ये जो है ये EA, ये बिना उत्प्रेरक के जो है सक्रिय ऊर्जा है EA। अब हुआ क्या कि आपने धनात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया, तो धनात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल करते ही ये सक्रियण ऊर्जा घट जाती है। तो जो ग्राफ बनेगा नया वाला वो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये जो है मान लीजिए EA1 हो गई है ना। तो ये सक्रियण ऊर्जा को घटा दिया। तो देखिए अब नीचे अगर आ गया ये बैरियर, तो यहां पे जो मॉलिक्यूल है, पहले ये मॉलिक्यूल प्रभावी टक्कर नहीं कर रहा था क्योंकि इसकी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी ET, और ये ET1 ले लीजिए, जो दहली ऊर्जा है, ये दहली ऊर्जा से नीचे आ रहा था पहले। लेकिन जैसे ही आपने धनात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया, ये बैरियर नीचे आ गया और ये मॉलिक्यूल इस बैरियर के ऊपर हो गया, मतलब इसकी ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा हो गई। तो अब ये प्रभावी टक्कर करेगा, अब ये उत्पाद बनाएगा, इसलिए अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी क्योंकि अब ज्यादा मॉलिक्यूल जो है प्रभावी टक्कर करेंगे। लेकिन अगर आपने ऋणात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल किया है तो ये जो है ET2 है ना, ये ग्राफ ऊपर से जाएगा, और ऊपर से जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सक्रियण ऊर्जा का मान पहले से ज्यादा हो गया। ठीक? तो ये देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये एनर्जी, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, यहां पे देखें ET बिना उत्प्रेरक के दहली ऊर्जा
और EA बिना उत्प्रेरक के सक्रियण ऊर्जा और ET1 धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में देहली ऊर्जा और EA1 धनात्मक पॉजिटिव उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। ऐसे ही इधर लिख दे रहा हूं, ET2 ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में देहली ऊर्जा और EA2 ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा। तो देखिए सीधी बात समझ में आ रही है कि जो अणु यहां पे पहले देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ये बिना उत्प्रेरक के है। तो अगर कोई अणु यहां इस जगह पर होगा तो पहले जब उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं किया गया था तो पहले ये इस लाइन के ऊपर आ रहा था। तो ये क्या करेगा, प्रभावी टक्कर करेगा। मतलब जितने ऊपर अणु आ रहे थे सब प्रभावी टक्कर करेंगे। इस एरिया में जितने अणु आ रहे होंगे सब प्रभावी टक्करें करेंगे बिना उत्प्रेरक के। लेकिन ऋणात्मक उत्प्रेरक इस्तेमाल कर दिया तो ये एक्टिवेशन सक्रियण ऊर्जा ऊपर चली गई, बढ़ गई। तो अब ये जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहा था, प्रभावी टक्कर कर रहा था, अब ये प्रभावी टक्कर नहीं कर पाएगा और उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो जो प्रभावी टक्करों की संख्या है वो घट गई, यानी अभिक्रिया की दर ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट जाती है और धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाती है। तो आशा है सबको समझ में आ गया होगा उत्प्रेरक का अभिक्रिया की दर पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता, मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं इंग्लिश में इसको, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। देखिए सीधी सी बात, किसी भी अभिक्रिया में जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, जिस स्टेप से अभिक्रिया की दर निर्धारित की जाती है, उस स्टेप में जितने अभिकारक के अणु भाग लेते हैं अभिक्रिया में, उन अभिकारक के अणुओं की संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। या किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। मैं इसको परिभाषा लिख दूं आप लोगों के लिए। किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक पद में, अभी मैं प्रारंभिक पद समझा रहा हूं, किसी अभिक्रिया
के प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये एक परिभाषा हो गई, या दूसरी परिभाषा भी इसकी लिख सकते हैं। किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में, किसी अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या, अभिकारक के अणुओं की संख्या जिनकी आपस में एक साथ, वही चीज रहेगा, जिनकी आपस में एक साथ टक्कर होने से अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ये तो हुई परिभाषा। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे देखिए, N2O5 गैस है, इसको हीट किया जाए तो NO2 और हाफ O2 बनेगा, है ना। तो ये एक अणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता जो है वो एक है, एक अणुक अभिक्रिया, क्योंकि एक ही अभिकारक का अणु भाग ले रहा है अभिक्रिया में। ठीक, जैसे देखो, हाइड्रोजन गैस है, आयोडीन गैस के साथ अभिक्रिया करेगा, 2HI बनाएगा। तो दो अभिकारक के अणु हैं, तो ये द्वि अणुक अभिक्रिया होगी। जैसे SnCl2 है, FeCl3 से अभिक्रिया करेगा, SnCl4 और FeCl2 बनाएगा। ये त्रि अणुक अभिक्रिया है। त्रि अणुक अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है, पहली बात पूर्ण संख्या होगी, जीरो नहीं होगी, भिन्नात्मक नहीं होगी, है ना, इनफाइनाइट नहीं होगी, तीन से ज्यादा भी नहीं होगी। अभिक्रिया की आणविकता 3
हो जाए तो भी ये बहुत बड़ी बात है ना। बहुत रेयर रिएक्शन है जिसकी आणविकता 3 होती है। तो देखिए, अभिक्रिया की आणविकता सदैव पूर्ण संख्या होती है जो शून्य नहीं होती। अभिक्रिया की आणविकता कभी भी शून्य नहीं होती। दूसरी बात, यह भिन्नात्मक अनंत ऋणात्मक और 3 से अधिक कभी नहीं होती। तो ये चाहे तो नोट करके लिख लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर सदैव पूर्ण संख्या होगी जो 0 के अलावा, मतलब कि जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब इससे कुछ ये अभिक्रिया की कोटि से मिलता जुलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं मिलता जुलता है अभिक्रिया की कोटि से। अभिक्रिया की कोटि से ये पूरी तरह से अलग है। तो अभिक्रिया की कोटि और अभिक्रिया की आणविकता में क्या अंतर है, इसको समझने की जरूरत है यहां पर, है ना। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है ये पूरी तरह से जो है ये प्रारंभिक पद में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की संख्या है जिसकी आपस में टक्कर होने से अभिक्रिया होती है। केवल अणुओं की संख्या गिन लीजिए, वही अभिक्रिया की आणविकता है। जबकि कोटि अभिक्रिया की दर समीकरण में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, दर समीकरण में प्रकट सांद्रता पदों की घातों का योगफल है। दर समीकरण में जो सांद्रता पद लिखे जाते हैं उनकी घात जो लगी होती है उसका योगफल अभिक्रिया की कोटि है। ये पूरी तरह से सैद्धांतिक मान है, मतलब इसका कैलकुलेशन करते हैं हम। जो अभिक्रिया के सबसे मंद गति से होने वाले चरण में उपस्थित अभिकारकों की अणुओं की संख्या है, और ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है। अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूरी तरह से प्रयोगों द्वारा प्राप्त मान है, ये हम खुद नहीं लिखते। अभिक्रिया का दर समीकरण मैंने आपको पहले ही बताया था, जब दर समीकरण मैंने समझाया था तो मैंने बताया था आपको कि ठीक है, जो है वहां पे द्रव्यमान जो है लॉ ऑफ मास एक्शन लगता है। गुल्डबर्ग और वागे ने बता दिया था कि अभिक्रिया की दर अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की एक्टिव मासेज यानी सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, लेकिन उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि पावर कितना लगेगा। पावर कितना लगेगा ये प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, और ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं अभिक्रिया की कोटि पर। तो हमने देखा था कि वहां पावर तो हम XY मान लेते थे और फिर XY की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती थी। जो प्रयोग दिए गए थे, जो एक्सपेरिमेंट दिए गए थे, उनके आधार पर हम X और Y की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तीसरी बात, यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे 1, 2, 3 है ना, तो हमेशा एक क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। अभिक्रिया की आणविकता सदैव एक पूर्ण संख्या होगी। ये पूर्ण संख्या भी हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है ना, ऋणात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, अनंत भी हो सकती है ना, अनंत भी हो सकती है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। ठीक, अभिक्रिया की कोटि की बात करें, अभिक्रिया की आणविकता की बात करें तो 3 से अधिक अभिक्रिया की आणविकता नहीं होती ही नहीं है। मैक्सिमम 3 होती है अभिक्रिया की आणविकता, और अभिक्रिया की कोटि 3 से अधिक हो सकती है।
सबसे इंपॉर्टेंट बात की अभिक्रिया की आणविकता ताप और दाब पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता, जबकि अभिक्रिया की कोटि ताप और दाब पर निर्भर करती है, क्योंकि इसमें वेग स्थिरांक होता है और वेग स्थिरांक का मान ताप और दाब पर निर्भर करता है। ये हमने देखा था कि अभिक्रिया की दर पे ताप का भी प्रभाव पड़ता है और दाब का भी प्रभाव पड़ता है ना। आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, दो अभिकारक होंगे और एक उत्पाद बना रहे होंगे, इसमें से ए या बी बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होगा। एक अभिकारक ए या बी लार्ज एक्सेस में है ना, अत्यधिक मात्रा में है। तो जो लार्ज एक्सेस में होता है उसकी सांद्रता पर अभिक्रिया की दर निर्भर नहीं करता, है ना। अभिक्रिया की दर इस अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक, तो किसी एक ही अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। तो अब ये जो आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात हो रही है, तो ये जो है अभिक्रिया की जो कोटि होगी, इनकी कोटि होगी एक, लेकिन आणविकता की जहां तक बात है, आणविकता, तो आणविकता को इससे मतलब नहीं कि अधिक मात्रा में है तो उस आणविकता में भी उसको हटा देंगे। आणविकता इसकी दो ही होगी, मतलब ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, द्वि अणु का अभिक्रिया ही कहलाएगा। ठीक, अब मैं आगे आपको एक और इसमें लास्ट डिफरेंस समझाने चल रहा हूं। लास्ट डिफरेंस समझने के लिए पहले कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। देखिए, अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, इस आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने चरणों में पूर्ण होती है, इस आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार, जिसे हम एलिमेंट्री रिएक्शन अंग्रेजी में कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक अभिक्रियाएं या सरल अभिक्रियाएं भी कहते हैं। सरल अभिक्रियाएं या प्रारंभिक सरल अभिक्रियाएं या प्रारंभिक अभिक्रियाएं। सिंपल रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन या एलिमेंट्री रिएक्शन, ये अभिक्रियाएं एक ही चरण में पूर्ण होती हैं। एक चरण में पूर्ण होती हैं।
केवल एक चरण में अभिक्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, है ना। और इसमें एक से ज्यादा चरण होते ही नहीं, बस जो अभिक्रिया एक चरण में पूर्ण हो जाए वो अभिक्रिया आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, प्रारंभिक अभिक्रिया है। जैसे NO नाइट्रिक ऑक्साइड अगर O2 से रिएक्शन करता है तो NO2 बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड O2 गैस से रिएक्शन करता है तो ये NO2 बनाता है। या ओजोन से करा दो, O2 से नहीं, ओजोन से करा दो, तो NO2 बनाता है प्लस O2। ठीक है, ये दोनों भी गैस हैं। तो इसमें देखिए ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक प्रारंभिक अभिक्रिया है। तो इस प्रारंभिक अभिक्रिया की कैसी अभिक्रिया है? ये द्वि अणु का अभिक्रिया है। मतलब कि एक ही स्टेप में, एक ही चरण में अभिक्रिया पूर्ण हो रही है। और अगर वो चरण बहुत फास्ट नहीं है या बहुत स्लो नहीं है, मंद गति से हो रहा है, तो उसका हम रेट डिटरमाइन कर सकते हैं, वेग निर्धारित कर सकते हैं। और इसमें जो अभिकारकों की संख्या होगी उसके आधार पर अभिक्रिया की आणविकता हम निर्धारित कर लेंगे। तो ये सिंपल रिएक्शन है। और दूसरा जो अभिक्रिया है दूसरे टाइप की, उसे कहते हैं जटिल अभिक्रियाएं। जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जटिल अभिक्रिया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यह एक से यह दो या दो से अधिक चरणों में पूर्ण होती हैं। दो चरण या दो से अधिक चरणों में पूर्ण होती हैं। अब इसमें समस्या है कि पूर्ण अभिक्रिया का जो कंप्लीट रिएक्शन होगा उस अभिक्रिया की दर कैसे निर्धारित करेंगे। तो जो अभिक्रियाएं एक से ज्यादा चरणों में पूर्ण होती हैं उनमें से जो चरण सबसे मंद होता है, जो चरण सबसे मंद गति से होता है, वो अभिक्रिया का वेग निर्धारित करेगा, वो अभिक्रिया की दर निर्धारित करेगा। ऐसी अभिक्रियाओं में वह चरण जो सबसे मंद गति से होता है पूर्ण अभिक्रिया की दर निर्धारित करता है। पूर्ण अभिक्रिया की दर निर्धारित करता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। उदाहरण, जैसे हमने कहा कि N2O5 का ही एग्जाम्पल लिया मैंने, बैलेंस करके लिखेंगे तो इस तरह लिखना पड़ेगा 4NO2 और O2। ठीक, ये अभिक्रिया है। तो इसमें तो देखने में लग रहा है कि अभिक्रिया की जो दर है वो N2O5 की सांद्रता के द्वितीय घात पर निर्भर करेगी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होनी चाहिए। लेकिन देखिए, इसकी क्रिया विधि समझी जाए। क्रिया विधि समझेंगे तो ये दो चरण में पूर्ण होती है। चरण एक, प्रथम चरण में N2O5 जो गैस है वो बनाता है NO2 गैस और NO3 गैस।
अब देखिए उत्पाद में NO2 तो है लेकिन NO3 नहीं है, तो NO3 जो है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। अब ये दूसरे चरण में देखिए, चरण 2, जो पहले चरण में NO3 बना वो फिर से N2O5 से अभिक्रिया करेगा और फिर NO2 बनाएगा। इस बार 3 NO2 बनाएगा, 3 NO2। तो देखो कितने ऑक्सीजन हो गए, 5 3 8 और यहां पे 6 ऑक्सीजन, तो प्लस O2। तो ओवरऑल जोड़ दें तो देखिए यहां पे NO3 है, यहां अभिकारक में है और यहां पे NO3 उत्पाद में है, तो कट जाएगा। तो ये देखें N2O5 के 2 मॉलिक्यूल लगे और क्या बना, 4 NO2 बना और ऑक्सीजन गैस बनी। तो इन दोनों अभिक्रियाओं में ये जो पहला चरण की अभिक्रिया है ये मंद गति से हो रही, ये स्लो है, और दूसरे चरण में जो अभिक्रिया हुई है ये फास्ट है। तो अभिक्रिया की दर बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब देखिए ये जो पहले चरण, पहला मंद चरण कौन सा है, पहला चरण है, तो पहले चरण में कितने अभिकारक हैं, एक ही अभिकारक है N2O5, तो इसलिए ये N2O5 की प्रथम घात पर निर्भर करेगा, ना कि द्वितीय घात पर। तो अभिक्रिया की कोटि तो निर्धारित कर ली, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता की बात की जाए तो प्रथम चरण की आणविकता निकाल सकते हैं, एक अणु का अभिक्रिया है, लेकिन द्वितीय चरण जो फास्ट है उसकी आणविकता हम नहीं निकाल सकते। इसलिए जटिल अभिक्रियाओं में आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता, जटिल अभिक्रियाओं के लिए आणविकता का कोई मीनिंग नहीं होती, ठीक। और जबकि प्रारंभिक अभिक्रियाओं की आणविकता आसानी से अभिकारी अणुओं की संख्या कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जटिल अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की आणविकता का कैलकुलेशन कर पाना संभव नहीं है। तो ये हुई अभिक्रिया की आणविकता। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी बात, डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अब हम रासायनिक बलगतिकी में हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप इसके क्वेश्चंस करिए और जो भी क्वेरीज हो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये क्वेरीज है मेरी, ये हमें समस्या है, मैं आपको आपकी उस समस्या का जरूर से जरूर समाधान करूंगा। लेकिन पहले आप क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी समस्या बताएंगे, तभी मैं आपकी समस्या को सॉल्व कर सकता हूं। जब तक आप नहीं बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं यही समझ के चलूंगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर, सभी चैप्टर समझ में आता जा रहा है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो प्लीज आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में लिखिए, व्हाट्सएप पे लिखिए, जो भी समस्या होगी मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। तो आज ये इस चैप्टर में इतना ही था, आज की क्लास में भी इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। अब अगली क्लास से अगले चैप्टर की बात शुरू करेंगे। अगला चैप्टर हमारा है पृष्ठ रसायन। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक यू।